हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों, आज आपके लिए दूसरा वीडियो लाया है संविधान का। और संविधान में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। आपको बता दें कि ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे एग्जामों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम आज बता रहे हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया है, इंडिकेट कर दिया पहले से ही कि इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे ताकि कि एग्जाम ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने पॉइंट बना के रखा है। पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, पहले वाले वीडियो में, कि संविधान क्या है, संविधान के प्रकार कितने होते हैं, संविधान का क्या महत्व है। और मैंने आपको ये भी बताया कि संविधान का अच्छे लक्षण क्या होते हैं। इन सबको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। और उसके बाद आज हम दूसरा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला पॉइंट ये है, इसको हम बताएंगे। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि पहले पॉइंट को लिख लेता हूँ और पॉइंट को लिखने के बाद मैं उसको बताता हूँ, ताकि कि वही पॉइंट ही है, पूरा डीपली उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली है ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर दूसरा है बक्सर का युद्ध, फिर तीसरा है ये 65 संधि गुप्त समिति, फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, फिर सीओडी। ये मैंने कई सारे पॉइंट को लिखा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर एक आज के दिन हम 2 एक्ट पढ़ने वाले, कौन कौन से, रेगुलेटिंग एक्ट और सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हम जितने भी एक्ट है, अगर हम डेली वीडियो बनाते हैं तो 2-2, 3-3 एक्ट को पढ़ेंगे। हम एक्ट को पूरा डीपली पढ़ेंगे। एक्ट क्यों आया, क्या जरूरत थी, उन सब चीजों को बहुत डीपली पढ़ेंगे, ताकि कि एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि संविधान क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं कि संविधान क्या होते हैं। आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है संविधान? आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज होता है संविधान, वो संविधान कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आते हैं, इसको जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ही है ऐसी कि जिसकी वजह से आज हमारा जो भारत देश है, आज से 75-76 साल पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ये ऐसी कंपनी थी। तुम बता देंगे। देखिए, कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, कहानी के तौर पे, क्योंकि कहानी से क्या चीजें होती है ना, कि जब हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो क्या होता है कि हमें वो माइंड में बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है। मतलब जैसे देख लीजिए, हम मूवी देखते हैं, तो मूवी जब देखते हैं तो एक बार हमने मूवी देख लिया, फिर दूसरी बार उसी मूवी को हम देखेंगे तो हमें पता रहता है कि अब ये करेगा, अब वो करेगा, अब अगला फाइट करेगा, ये करेगा। मतलब क्या चीजें रहती है कि हमारे माइंड में एकदम बैठ जाता है। वैसे हम चीजों को कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, ब्रिटिश, ये है ब्रिटेन की कंपनी थी। ब्रिटेन की कंपनी थी, तो ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिश की जो थे, ब्रिटिश वो चाहते थे, ब्रिटिश के जो निवासी थे वो क्या चाहते थे कि भारत में व्यापार करना चाहते थे। क्या चाहते थे? भारत में व्यापार करना चाहते थे। इससे पहले भी बहुत कंपनियां आ चुकी थी। तुर्क की कंपनी, जो वास्को डी गामा था, कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में आया था। वो सबका भी व्यापार चलता था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो ब्रिटेन के निवासी थे, वो चाहते थे कि भारत में हम जाएं, भारत में जाएं हम व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए जाएं, तो देखिए, किसी भी कंट्री का, जैसे हम मान लीजिए भारत के हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिका में कोई कंपनी खोले,
तो सबसे पहले हमें कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा? सबसे पहले हम अपने कंट्री से परमिशन लेंगे कि हम जाए उस कंट्री में अपना व्यापार करेंगे, कंपनी खोलेंगे और हमें जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे। ऐसा इन्होंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे। तो उन्होंने क्या कहा था ब्रिटेन के राजाओं से, जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कहा कि हम लोग भारत में जाना चाहते हैं और भारत में जाके व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां की जो सरकार थी वो पूछी कि मैं अगर आप लोगों को परमिशन दे देती हूँ तो मुझे इसका क्या लाभ होगा? तो भाई इन्होंने बताया कि अगर आपने मुझे परमिशन दे दिया तो मैं जाऊंगा भारत में, तो वहां से जो हमें मुनाफा होगा, व्यापार करेंगे, जो मुनाफा होगा, मुनाफा का हम आपको कुछ हिस्सा देंगे, आपको टैक्स के रूप में देंगे। तो भाई वहां की जो सरकार थी ब्रिटेन की, वो बहुत खुश हो गई, कही ठीक है भाई आप लोग जाइए, हम बिना काम करे हमें कुछ मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? बिना काम करे किसी को कुछ मिलता है तो कोई भी सोचेगा ले ले भाई। तो वैसे ही ब्रिटेन वाले भी थे, सोचे कि भाई फ्री में मिल रहा है ले लो, क्या दिक्कत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए भारत में। तो भारत में कब आए? ध्यान दीजिएगा, भारत में आते हैं 1599 ईस्वी में, 31 दिसंबर 31 दिसंबर ये आते हैं। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? ये है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो इनको एक रॉयल चार्टर्ड मिलता है, जैसे जैसे लाइसेंस होता है, उनको महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वहां की, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि आप जाइए वहां पे अपना व्यापार करिए। तो ये जो लाइसेंस मिला था, कैसे मिला था? 20-20 साल के लिए लाइसेंस मिला था। हर 20 साल पे लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाता था, हर 20 साल पे बदला जाता था। तो एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दिया। जब परमिशन दे दिया तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। जब स्थापना हो जाती है तो यहाँ के जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, व्यापार करते हैं। जब उनको काफी ज्यादा मुनाफा होने लगता है, इनको फायदा होने लगता है, तो ये क्या करते हैं? अपना फायदा करने लगते हैं। अपना फायदा बोले तो जैसे कि अपना जेब भरने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपना जेब भरने लगते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पॉइंट हो चुका पहला। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। तो 3 लोगों से अंग्रेजों द्वारा युद्ध होता है। अंग्रेजों से कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा, पहले थे आपके शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। शुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे। इन्होंने तीनों लोगों ने मिलके बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से। लेकिन क्या हुए? तीनों हार गए। हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो भाई बड़ी समस्या होने लगती है। हार गए भाई, ये लोग हार गए। फिर 1765 ईस्वी में क्या होता है? 1765 ईस्वी में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि भी होती है। आपको पता है कि जो अंग्रेज थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भी करते थे और तो और अपना जेब भी भरते थे। जब जेब भरते थे कुछ इलाकों पे आक्रमण भी कर देते थे, युद्ध कर लेते थे। तो जैसे इन्होंने बक्सर का युद्ध किया, अंग्रेज ने जीत लिया। अंग्रेजों ने जीता, ठीक है, जीत लिया यहां तक। तो जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो इनको और अधिकार प्राप्त हो गया। भाई जब इन्होंने तो जीत लिया तो अधिकार मिल ही गया, अब इनका ही शासन चलेगा। अब जाहिर सी बात है। तो क्या किया इन्होंने कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करते हैं। क्या करते हैं? इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 ईस्वी में। फिर उसके बाद संधि करते हैं
और इन्हें दीवानी अधिकार हासिल होता है, प्राप्त होता है। उससे क्या होता है कि ये अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों पे ये टैक्स लगाते थे, टैक्स लगाने लगे। क्या? टैक्स लगाने लगे। टैक्स लगाते थे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था। जब बेनिफिट होता था तो ये जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, वहां की जो सरकार थी, तो उस सरकार को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। और मुनाफा तो होता ही था, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे कि अपना ज्यादा से ज्यादा भला करते थे, अपना ज्यादा से ज्यादा जेब भरते थे। उस समय ये ऐसा होता था, तो अंग्रेज क्या करते थे? अपना जेब भरते थे। यहां तक आपको क्लियर होगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। फिर उसी समय अंग्रेजों द्वारा क्या होता है कि खूब लूटा जाता है, खूब अत्याचार, प्रशासन सबको किया जाता है। तो ये अपना ही भला करते थे, अपना ही जेब भरते थे। तो ये ना मतलब अपने राज्य, अपने देश में पैसा नहीं भेजते थे। किसको? सरकार को टैक्स के रूप में नहीं देते थे, भेजते ही नहीं थे। तो सरकार को प्रॉब्लम होने लगी, परेशानी होने लगी, आखिर पैसा क्यों नहीं रहा है पैसा। तो पैसा जब आ नहीं रहा था तो वहां की सरकार जो थी ब्रिटेन की, तो क्या करती है, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज जो है पैसा अपना ही भरते थे, जेब भरते थे। तो इनके ऊपर एक समिति बैठाती, क्या एक गुप्त समिति लाती है। आखिर गुप्त समिति क्यों आता है? जब गुप्त समिति आता है तो इससे पता चलता है, इसको इसलिए लाया जाता है, जो ब्रिटेन के शासक थे, शासन करने वाले, तो उन्होंने ये भेजा, ब्रिटेन के राजा जो क्या बोलते हैं वहां के सरकार ने गुप्त समिति बनाई। जो लॉर्ड नॉर्थ थे, वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये गुप्त समिति बनाई गई। अब बनाने के बाद इसको भेजा गया भारत में कि आखिर हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, हमें टैक्स के रूप में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ये चीजें इसके द्वारा पता किए जाने लगा। तो जब ये गुप्त समिति आई, तो जब आई तो भारत में देखी कि अरे ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को अपने जो यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी है अपने ही भला कर रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियां खोल रहे हैं, अपना खुद का एक बिजनेस खोल रहे हैं। जब खुद का बिजनेस खोल रहे हैं तो लॉर्ड नॉर्थन को ये बातें पता चली गुप्त समिति के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ध्यान दीजिएगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बहुत सारे इसमें पॉइंट लिखा है मैंने, इसको बताता हूं मैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में थोड़ा सा कंट्रोल होता है। रेगुलेट का मतलब ही क्या होता है? रेगुलेटिंग करना, नियंत्रण करना, उस पर दबाव करना, ये सब चीजें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है। तो देखिए एक और बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आई तो थी भारत में, लेकिन इसने क्या किया था, एक हस्ताक्षर करवा दिए। इसने एक हस्ताक्षर के तौर पे बोले तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, इन्होंने कहा था ब्रिटेन के जो शासक थे, सरकार थी, उनसे क्या कहा था कि हम भारत में जाएंगे व्यापार करने के लिए, तो केवल हम ही व्यापार करेंगे और यहाँ की कंपनी नहीं जा सकती है भारत में व्यापार करने के लिए, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। ठीक है, ये है बातें। तो 1773 ईस्वी में लॉर्ड नाथन के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, गुप्त समिति उनके द्वारा आती है। तो उसके इस गुप्त समिति के द्वारा पता चलता है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है इसके अंदर। तो 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो देखिए 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें सबसे पहले क्या प्रावधान होता है? जब ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें क्या कि जो कंपनी के व्यापारी थे अपना निजी व्यापार करने लगे थे। जब निजी व्यापार करते थे, अपना जेब भरते थे, अपना फायदा ही करते थे, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे ध्यान देंगे? नहीं ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए मेरी कंपनी है कोई,
एम के कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरा नाम एम के नाम से है, मैंने एक कंपनी बनाया और कंपनी को मैंने क्या बोल दिया कि जैसे मैंने कंपनी बनाया, एक कंपनी बना लिया और ये कंपनी है एम के, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुझे यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का देख करूंगा, ठीक है, देखभाल करूंगा। और मैं क्या कर रहा हूं, अपनी भी कंपनी खोल ली, यहाँ पे अपनी भी एक कंपनी बना ली। तो बताइए, जब मैं अपनी कंपनी बना लूंगा तो मैं इस पर ध्यान दूंगा क्या? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने यहाँ फायदा हो रहा है, भला हो रहा है, मेरा खुद भला हो रहा है, तो मैं क्या चाहूंगा इसका करना, मैं सोचूंगा ना अपने इस पे ज्यादा ध्यान दूं। तो वैसे क्या होता था कि जब वो 1773 ईस्वी में ऐसे होता था, उससे पहले मिटा लेते थोड़ा सा, यही चीजें होती थी। तो रेगुलेटिंग में ये चीजें निजी व्यापार करने के लिए जो व्यापारी थे उस पे नियंत्रण किया गया। पहला क्या प्रावधान था, निजी व्यापार पे नियंत्रण किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला पॉइंट को नोट कीजिएगा, पहले में निजी व्यापार को नियंत्रण किया गया, रोका गया। फिर उसके बाद दूसरा सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? निर्देशक मंडल बनाया गया। इसके द्वारा क्या होता था, इसके द्वारा ये होता था कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कितना पैसा कमा रही है, ये सीओडी जो है, सीओडी, इसके द्वारा ये ना वहां की कंपनी, जो ब्रिटिश के राजा थे, जो वहां की गवर्नमेंट थी, इसको सीओडी को बनाई। सीओडी को इसलिए बनाई क्योंकि वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना रुपए आ रहा है, कितना रुपए का इन्वेस्ट हो रहा है, कितना रुपए खर्चा हो रहा है, ये सब चीजें का देख रेख करने के लिए सीओडी को बनाया गया। ठीक है, सीओडी बनाया गया। फिर दूसरा, उसी टाइम आपको बता देते कि 3 प्रेसिडेंशियल होती थी भारत में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी। ये एक इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी। ये थी बंबई, एक मद्रास, बंबई, मद्रास, ये थी बंगाल। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। और तो और इन तीनों के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। तीनों के गवर्नर जब अलग अलग हुआ करते थे, इनका काम, ये गवर्नर अपना काम करते थे, ये गवर्नर अपना काम करते थे। लेकिन इनको जब कुछ भी पूछना होता था, कुछ भी करना होता था, तो ये क्या करते थे, ये जाते थे ब्रिटेन जाते थे, तो वहां से जाते थे, वहां पे कुछ भी काम करना पूछना होता तो वहां से जाके पूछते थे। तो उसी चीज को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने ये सीओडी बनाया। और तो और क्या किया, उसी समय ये तीनों प्रेसिडेंसी को एक कर दिया। किसके अधीन कर दिया? बंगाल के। ठीक है, तीनों के गवर्नर, जो गवर्नर थे, तीनों के गवर्नरों को एक में मर्ज कर दिया, मिला दिया, तीनों का काम एक ही कर दिया। और गवर्नर जो पद था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता है, कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, यही थे पहले। ये एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ देगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। एसएससी में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूछ देगा, तो आपको आता रहेगा, पढ़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फटाक से मार देंगे। तो ये चीजें है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो दूसरा क्या था प्रावधान, कि पहले प्रावधान निजीकरण को बंद कर दिया गया। दूसरा था कि सीओडी बनाया गया देख रेख के लिए। और तीसरा क्या था, गवर्नर पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 3 प्रेसिडेंसी थी, उसको एक में अधीन, एक ही के मर्ज कर दिया गया, बंगाल का बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है, कोलकाता में
सॉरी 1774 ईस्वी में क्या आता है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। क्यों होती है, ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए होता है कि ये वहां की सरकार जो थी क्या चाहती थी, वो चाहती थी देख रेख के लिए कि वहां पे भारत में क्या जो गवर्नर है क्या क्या कर रहे हैं। अपना निजी व्यापार भी करते थे गवर्नर, तो उसके लिए ये सीयूडी बनाया गया, उसको कंट्रोल करते था। ये जो कोलकाता का उच्च न्यायालय है, गवर्नर के जो पद थे, जो गवर्नर जनरल, इनका जो काम था और इनका काम दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसके काम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका काम, गवर्नर जनरल का काम ये देखता था, गवर्नर जनरल भी देखता था कुछ, और कुछ ये उच्च न्यायालय के, कोलकाता के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो सब देखते थे। तो ध्यान दीजिएगा, 4 न्यायाधीश थे। कितने थे? 4 न्यायाधीश थे, जो सबसे पहले मुख्य माने जाते हैं। फर्स्ट सर, देखिए पहले है मुख्य, पहले है सर एलिजा एम्पे, ये फर्स्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें चौथे में क्या है, कोलकाता की स्थापना होती है, उच्च न्यायालय की स्थापना होती है कोलकाता में। ये चीजें हो गई। फिर रेगुलेटिंग एक्ट में ये सब चीजें आपको पता होगी। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है? ये आता है आपका, हाँ, 1773 के बाद 1781 में आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ये इसलिए आता है, क्या होता था कि ये कलकत्ता के जो उच्च न्यायाधीश थे, इनका काम और इनका काम जब इक्वल हो गया था, सेम हो गया था, तो कुछ काम, जब ये कुछ काम बोलते थे मंजूरी के लिए, मान लीजिए कोई बिल पास करना होता था, तो इनको पसंद होता था तो करते थे, नहीं होता था तो नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास भी अधिकार था, इनके पास भी अधिकार था, इनके पास भी अधिकार था। जब इन दोनों के पास अधिकार सेम सेम हो गया तो कैसे करेंगे, बताइए, आप ही बताइए। तो ये लोग एक दूसरे का विरोधी हो चुके थे। तो क्या हुआ, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब आया तो इन चीजों को अलग कर दिया गया, इस चीजों को अलग कर दिया गया। जब अलग कर दिया गया तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस 1 ही 2 लाइन है उसमें। तो इस चीजों को ये जो कोलकाता के न्यायाधीश थे, इनके पदों को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। हाँ, सीओडी के पद को, हाँ, कोर्ट ऑफ जनरल, इनके पद को ना थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, कम कर दिया गया। फिर उसके बाद इसी में ये सब चीजें है, इस पद को छोटा कर दिया जाता है। अब फिर जो इनके सीओडी के अधीन किसको कर दिया जाता है, किसको? यहाँ की जो जनता थी, भारत की जनता, उसको कर दिया जाता है इसके अधीन। ये सब चीजें रही आज के रेगुलेटिंग एक्ट में। हम फिर कल मिलेंगे, पढ़ेंगे कल पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको आधुनिक भारत को भी, सॉरी आधुनिक भारत कह रहे हैं, क्या है, 1786 का अधिनियम भी पढ़ना है। बहुत सारी चीजें पढ़ने हैं हमको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।